So hello folks, welcome back to another episode of Market Analysis. It's me Navi. यार इस वीडियो में अपन मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। और देखो, मार्केट एनालिसिस से मेरा जो सेंस होता है वो ये होता है कि निफ्टी 25,000 जाएगा, 26,000 जाएगा, ये पर्टिकुलर लाइन टूटेगी तो जाएगा, ये पर्टिकुलर सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा। वैसा एनालिसिस मैं नहीं करता। तो मैं पहले बता दूं, मेरी वीडियो थोड़ी ऑफ द ट्रैक होती है ना। तो अगर आप वो सोच के आए हो कि ही इज गोइंग टू टेल अस कि यार मार्केट ने फलाना गैप फिल कर दिया है और फलाना प्राइस में फलाना इतने परसेंट पे ट्रेड करा है ना, अब ये लाइन टूटेगी तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, सो यू आर गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। बट अगर आप ये जानने के लिए आए हो मार्केट में हो क्या रहा है ना, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और क्या मार्केट उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाएगा, तो फिर शायद ये वीडियो आपके लिए। तो लेट्स कंटिन्यू यार फोक्स। देखो, अगर मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊं आपको निफ्टी का, तो इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 24,188। नाउ क्या ये जो 24,188 है कोई अनजान लेवल है? ऑब्वियसली नॉट। ये मेरी 25/12/2024 की मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे अराउंड 10 मिनट में 10 मिनट 30 सेकंड, 10 मिनट पकड़ते हैं, 10 मिनट पे मैंने बोला था कि यार मैं मार्केट से एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्यूसडे 24 दिसंबर को, है ना। ट्यूसडे 24 दिसंबर को मैंने बोला था कि मैं मार्केट से 24,000 का जो लेवल है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बट क्या मार्केट हमें को वो 24,000 का लेवल इमीडिएटली देता है? द आंसर इज मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एंड आज जाकर के छठवें दिन पे अगर मोटा मोटा बात करें तो पूरा पूरा एक हफ्ते के बाद प्राइस जो है वापस 24,188 पे आता है। मेरा इसके पीछे क्या लॉजिक था कि प्राइस 24,188 पे आएगा? जब यहाँ पे आप मार्केट गिरा था तो आप जाकर के ऑलमोस्ट सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं यूट्यूब में। एवरीबॉडी वाज सेइंग इट्स अ सेल आउट, इट्स अ सेल आउट, इट्स अ सेल अप, इट्स अ सेल अप। सो क्या होता है, मैं एक आपको बेसिक वो बताता हूँ, थ्योरी, बेसिक प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, उस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के कलर के फॉर्मेशन से यूट्यूब के थंबनेल डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आज रेड कैंडल बनी, ओके ठीक है, आज मार्केट एनालिसिस बनाना है, उस पर रेड कलर का थंबनेल लगाना है, दैट्स इट। बस उतना ही होता है आजकल के डेट में। 90% ऑफ द यूट्यूबर्स हु आर कवरिंग इंडियन स्टॉक मार्केट, बस इतना ही हो रहा है। तो कभी भी उस चीज को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, है ना। वापस आते हैं कि की ड्राइवर क्या था जिसने प्राइस को 24,188.65 तक ड्राइव किया, उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था? मेरा लॉजिक ये था फोक्स कि ये सब इतनी सारी जो नेगेटिविटी है, ये जो सेल ऑफ ट्रिगर हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ कि वो जो इंटरेस्ट रेट ड्राइवर्स आए एंड इन्फ्लेशन की बात चल ही रही थी, रिसेशन की बात चल ही रही थी। उसी समय फेड ने इंटरेस्ट रेट पे भी थोड़ी सी कलाकारी कर दी और बोला कि अगले साल हम सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट कट करेंगे, ठीक है। हर बार जहां 4 होते थे, अब इस बार हम सिर्फ 2 करेंगे। तो अब क्या होता है ना, मार्केट को किसी भी पर्टिकुलर चीज पे कैसे रिएक्ट करना है वो नहीं पता होता है ना, तो मार्केट उस चीज पे नेगेटिव रिएक्ट करता है पहले। जब मार्केट को नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर चीज पे कैसे रिएक्ट करना है, तो मार्केट क्या करता है? इमीडिएटली नेगेटिव रिएक्ट करता है। और फिर जब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उस चीज को पकड़ पाते हैं, वो चीज को समझ पाते हैं कि एक्चुअली था क्या ये, और इससे हमें फायदा है कि नुकसान, मार्केट को फायदा है कि नुकसान, फिर मार्केट ओरिजिनल ट्रेंड को फॉलो करता है। तो यही चीज हमें यहाँ पे भी देखने मिलती है। मार्केट गिरता है, सारी चीजें होती हैं, मार्केट फ्लो में था, मार्केट एक मोमेंटम में था, मोमेंटम में गिर रहा था। और मेरा मानना यहाँ पे ये था कि एक बार जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लोग इस चीज को डाइजेस्ट कर लेंगे, तब फिर क्या होगा, मार्केट वापस अपने मैकेनिक्स में आ जाएगा, है ना। जिस जिन चीजों से मार्केट सच में ड्राइव होता है, मार्केट वापस उसमें आ जाएगा, और जब मार्केट उसमें आएगा ऑब्वियसली प्राइस इज गोइंग टू स्पूल हायर, है ना, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर। तो ये मेरा प्लान था कि जैसे ही मार्केट एक बार ये सारी जो चीजें हैं कूल डाउन हो जाएगी, मार्केट में दोबारा से बुलिशनेस दिखेगी। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं ये एक सेल ऑफ नहीं है फोक्स, ये एक ब्लिप भी नहीं है। एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्टर आके आपको ब्लिप बोल रही है इस चीज को, तो यू शुड रिस्पेक्ट हर। वो आकर के बोल रही है कि इट्स अ ब्लिप, मैं तो इसको ब्लिप भी नहीं बोलता, मैं तो इस चीज को ब्लिप भी नहीं बोलता, ठीक है। मेरे लिए मार्केट अभी भी उतना ही बुलिश है। तो ये था
कि मेरा लॉजिक था कि मैंने उस दिन 24,188 का जो लेवल था वो आपको दिया था। अब मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सीएनबीसी देखा करें। व्हाट नावी, क्या बोल रहे हो तुम? सीएनबीसी यूट्यूब में देखें, सीएनबीसी चैनल देखें, सीएनबीसी न्यूज चैनल देखें? रियली? हाँ, सो नॉट रियली, बट मैं आपको सीएनबीसी एज अ वेबसाइट ट्रैक करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना? और सुनना नहीं है सीएनबीसी में किसी को भी, आपको सिर्फ उनको पढ़ना है, आपको सिर्फ रीड करना है ना? आपको सीएनबीसी का ये प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लूमबर्ग का कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, मिंट का कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है ना? किसी भी चीज का प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है कि एज एन एशियन रीजन, है ना, एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है। वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्केट में जाएंगे एंड यहाँ से आके एशिया मार्केट फिल करेंगे तो ऑब्वियसली, तो आप देखो, जनवरी में 1 जनवरी को कल ये न्यूज आई थी। ये न्यूज में बेसिकली ये कहा गया था कि चाइना का जो पीएमआई इंडेक्स है वो कंपैरेटिवली लोअर क्लोज किया है, जो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी। अब देखना, ये सारी न्यूज़ेस को पढ़ने से हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें एक आउटलुक आउटलुक मिल रहा है। किसका आउटलुक मिल रहा है भाई? किसका आउटलुक मिल रहा है? एशियन मार्केट्स का, इनका। ठीक है, ये सारे एशियन मार्केट है, एशिया मार्केट्स हैं। ये जापान का इंडेक्स है, ये हमारा इंडेक्स है, ये हांगकांग का इंडेक्स है, ये चाइना का इंडेक्स है। ठीक है, तो अभी भी हमारा मार्केट जैसा, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट ग्लोबल कॉज पे रिएक्ट करता है ना, तो ग्लोबल चीजें अफेक्ट करती हैं मार्केट को अभी भी। ठीक है, हमारे मार्केट को। तो हमें ग्लोबली अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो अगर आप इंतजार करोगे कोई कोई यूट्यूब चैनल कुछ अपडेट करेगा, कोई यूट्यूब चैनल कुछ डालेगा, तब मुझे पता चलेगा कि अभी मैं ये न्यूज पढ़ रहा हूँ तब आपको पता चल रहा है, गलत है। यू आर गोइंग टू लूज। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्राइसिंग, है ना? प्राइसिंग का गेम है, तो आपको अहेड तो रहना ही पड़ेगा बाकी लोगों से, है ना? एज वेज, तो भाई मुझे मैं इतने ट्रेडरों से मिलता हूँ, मुझे कभी एज नहीं मिला। ना मेरे पास कोई एज है, ना मेरे किसी दोस्त के पास कोई एज है। वो जो लोग आपको स्टोरियां सुनाते हैं कि मेरे सो कॉल्ड दोस्त जो कि ये ट्रेडर उसने अपने एज, झूठ है यार, है ना? वापस आते हैं। सो ये था। अब देखो, मैं चार्ट पे रहते रहते ही बता देता हूँ, मुझे तो ये भी खोलने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। फिर भी चलो, अपन क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, रहने दो। क्या होता है, चाइना का पीएमआई इंडेक्स जो है वो मेरे हिसाब से प्रोजेक्शंस थी 5.1 की। प्रोजेक्शन वाज अराउंड 5.1, और वो जो प्रोजेक्शंस थी उससे कम आई, है ना? तो देखो, क्या होता है चाइना का पीएमआई। पीएमआई मींस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। दिस इज योर पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये दिसंबर में, फॉर दिसंबर इट फेल टू 50.5। ये घट करके हो जाता है 50.5, जो कि इकोनॉमिस्ट की फॉरकास्ट थी 51.7 को मिस कर जाता है, जिसके कारण ये एक नेगेटिव सिनेरियो क्लिक करता है चाइनीज मार्केट के लिए। ये एक नेगेटिव सिनेरियो क्लिक करता है चाइनीज मार्केट के लिए। एंड हियर यू कैन सी हाउ चाइनीज मार्केट रिएक्टेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूज। ये रहा फर्स्ट मंथ, ये रहा फर्स्ट मंथ, सेकेंड डे 2025। आप देख सकते हो किस तरह मार्केट रिएक्ट किया उस पर्टिकुलर न्यूज पे। अब ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? देखो मैं बताता हूँ। नाउ व्हाट इज दिस पीएमआई, है ना? अब ये पीएमआई है क्या भाई? पहले मैं थोड़ा सा पीएमआई समझाता था। पीएमआई कुछ नहीं, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स की इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करता है। ठीक है, किसको मेजर करता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की इकोनॉमिक हेल्थ को, है ना? मेरी हेल्थ को नहीं, आपकी हेल्थ को नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विस सेक्टर की हेल्थ को मेजर करता है कि वो कितने हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। पीएमआई टिपिकली 50 के ऊपर होता है, और
50 के ऊपर होने पर वो ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के चांसेस है। बट जब यही इंडेक्स 50 के नीचे या फिर 50 के आसपास आने लगता है, मतलब ये इंडेक्स जब कम होता है, तो स्लो डाउन, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन और बेसिकली मार्केट गिरने का जो डर है, वो ट्रिगर होता है, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, है ना? तो ये बात है। अब ये आई थिंक सो यहाँ पे अपन देखे तो ये देखो, ये है मेन न्यूज, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो दिसंबर पे गिर के सिर्फ 50.5 पे आ चुका है, जो कि इकोनॉमिक्स की फोरकास्ट 51.7 को मिस कर चुका है। अब इस रिपोर्ट को अगर खोले, जो कि यहाँ पे खुली हुई है ना, तो इस रिपोर्ट पे डिटेल पे लिखा हुआ है, बट वी विल फोकस ऑन दिस की फाइंडिंग्स बिकॉज यही तो जानना रहता है। They have written this here. देखो, new orders and output growth both slow from November. देखो, इसका मतलब कि नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शंस की ग्रोथ नवंबर से धीरे हो गई है ना? नवंबर के मुकाबले अभी जो नए ऑर्डर्स आते हैं मार्केट में और प्रोडक्शन है, उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है, इट इज एम्प्लॉयमेंट डाउन मार्जिनली। एम्प्लॉयमेंट डाउन मार्जिनली, एम्प्लॉयमेंट डाउन मार्जिनली का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में थोड़ी सी कमी आई है, यानी जॉब्स में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब जॉब का एक लिंक इन्फ्लेशन के साथ, मतलब बाद में करेंगे इसकी बात, ठीक है, रहने दो, मैंने बस सिर्फ हिंट दिया, है ना? एवरेज सेलिंग प्राइस डिक्लाइन डिस्पाइट राइजिंग इनपुट प्राइस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि बेचने की एवरेज प्राइस गिर गई है, जबकि इनपुट प्राइस, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस एटसेट्रा बढ़ गई है। ये सिचुएशन इंडिकेट करती है कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेच रहे हैं, इवन उन्हें बनाने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बट वो बेच सस्ते में रहे। इसी को बोलते हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो है डिक्लाइन हो गई है डिस्पाइट ऑफ राइजिंग इनपुट प्राइसेस। अब ये कहीं भी हो, किसी भी इकोनॉमी में हो, हमारे यहाँ हो, डजेंट मैटर, चाइना में हो, कहीं पे भी हो, इससे हमें क्या, हमें इससे ये देखने को मिलता है कि जब भी ये हो, इस पर्टिकुलर चीज से हमें ये देखना होता है कि कौन सी कंपनी में ये गट्स है, और कि वो जो कॉस्ट उनकी बढ़ रही है, क्या वो कॉस्ट अपने कस्टमर्स को वो फॉरवर्ड कर पा रही है? क्योंकि अगर वो कॉस्ट अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर पा रही है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तो यू आर गोइंग टू बी मिलियनेयर फ्रॉम दैट स्टॉक, है ना? ट्रस्ट मी। बट नहीं कर पा रही, सो यू हैव टू रीअसेस योर इन्वेस्टमेंट। नाउ वापस अपन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसी सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात किया गया है, बट जो, अब अपन आते हैं सिंगापुर पर, ठीक है? सिंगापुर एनुअल जीडीपी ग्रोथ राइज टू 4%। नाउ ये एनुअल डाटा है। एनुअली सिंगापुर की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो लास्ट ईयर के मुकाबले वेयर इट वाज अराउंड 1.1% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक ना। हम्म हम्म, हाँ, इट वाज अराउंड 1% in 2023, and right now the annual economic growth in 2024 accelerated to 4%। तो compared कि 2023 में जहां पे सिंगापुर की जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 1.1% थी, अब जो सिंगापुर की जीडीपी ग्रोथ है, इट इज अराउंड 4%। नाउ देखो, यहाँ पे एक और चीज है कि ट्रेडर्स इन एशिया आल्सो असेस सिंगापुर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डाटा बेस्ड ऑन एडवांस्ड एस्टिमेट द इकोनॉमिक, इसको खोलोगे तो डाटा खुल जाएगा, एक्सपैंडेड बाय 4.3% ईयर ऑन ईयर इन द फोर्थ क्वार्टर, है ना? बट अगर कंपैरेटिवली लास्ट क्वार्टर के देखा जाए, अभी 2024 के लास्ट क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ आई थी, इट इज अराउंड 4.3%, और अभी जो इसके पिछला क्वार्टर था, मतलब जो अभी रिपोर्ट आई है इसमें 4.3 है, इसके पिछले में ये जो ग्रोथ थी, इट वाज अराउंड 4.4, 5.4% प्रीवियस क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले जो ग्रोथ है, ये थोड़ी सी कम आई है, बट एनुअली ये बहुत शानदार पेस पे ग्रो कर रही है। तो ये जो एनुअली वाली बात है, ये ओवरकम कर जाएगी इसको, क्वार्टर वाले को, है ना? तो ये हो गई कुछ बातें। तो ओवरऑल जो हमें एशिया से इनपुट्स आ रहे हैं वो यही है कि इट्स अ मिक्स्ड इनपुट, कहीं पे थोड़ी सी नेगेटिविटी तो कहीं पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। ऑल दो चाइना के लिए ये कंसर्न है, सबकी आंख सिर्फ पीएमआई पे ही टिकी हुई है अभी, और सिंगापुर, एशिया, अदर मार्केट्स जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम बैक।
देखो इस वीडियो से सिर्फ आपको मार्केट एनालिसिस नहीं मिला, इससे आपको पीएमआई के बारे में भी जानने को मिला, है ना। ना, अब मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है भाई निफ्टी को लेके, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है राइट नाउ। मैं कोई ऐसी नेगेटिविटी देख नहीं पा रहा, तो मैं नेगेटिविटी प्लान भी नहीं करूंगा। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 24,500 इजीली कल अचीव होना चाहिए। अब कल, कल डजंट मीन कल यार, 24,500 की तरफ मार्केट हेड कर रहा है। मैं इसको देख के हेडिंग नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का उसको देख करके बता रहा हूँ। सीरियस, मार्केट धीरे धीरे अभी अब दोबारा अपना पेस पकड़ेगा, अनटिल और अनलेस कोई बुरी खबर ना आए, ठीक है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बी बुलिश ऑन निफ्टी and be bullish on tech and be more bullish on fintech. Now why I'm saying that? यार टेक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आने वाले 6 महीनों के लिए। नहीं, एक एक्सपेक्टेशंस आई है मेरे के, आरबीआई ने भी अब जब इशू किया था लास्ट उनका ब्लूप्रिंट शायद, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि हम टेक इंडस्ट्री, फिनटेक इंडस्ट्री को बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, फिनटेक टेक से सबको उम्मीद है। और एआई 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 एआई, व्हाट इज एआई भाई? एआई है तो मैं ये नहीं खोजूंगा कि कौन सा बिजनेस एआई पे इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कौन सा बिजनेस एआई पे हेविली डिपेंडेंट है। मैं ये देखूंगा कि एआई का यूज कौन सा बिजनेस कर रहा है, और अगर यूज कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तब तो फिर वो उस रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। और अगर यूज नहीं कर रहा तो अगेन लेट्स सी क्या होता है। तो एआई ड्रिवन जो कहानी है इस पूरे साल से देखने को हमें मिलेगी। ऑल दो मैं निफ्टी पे बुलिश हूँ, 24,500 एंड 25,000 इजीली, इजीली इफ कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती, 24,500 से 25,500 इजीली, है ना। अच्छा पता है, अगर यहाँ से मार्केट 24,000 नहीं आता तो मुझे सिर्फ एक रिग्रेट होता कि मैंने यहाँ पे जो अपने पुट्स शॉर्ट किए थे, सॉरी पुट्स जो बेच दिए थे मैंने अपने, और जो कॉल शॉर्ट थे वो जो मतलब मेरे को एक्चुअली याद भी नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितनी कितनी चीजें थी क्या थी। तो जो भी एग्जिट्स ली थी, अगर मार्केट यहाँ से और गिरता तो फिर वो मेरे जेब से जाता। ऑब्वियसली इट वाज नॉट हेज, बट वो रिस्क मिटिगेशन था, है ना। हेज मतलब तो पूरा हेज हो गया, मैं जो करता हूँ वो रिस्क मिटिगेशन होता है, और जो दिखाया जाता है इट इज हेजिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो थैंक यू फोक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। देखो हर तरफ से पॉजिटिविटी दिख रही है, और यूएस मार्केट के बारे में भी अगर मैं जाते जाते बोलूं, मैं यही बोलूंगा कि यूएस मार्केट से भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। जितनी भी मतलब यूएस मार्केट बहुत अच्छी चीजें सेट कर रहा है अभी, तो आने वाले कुछ टाइम में तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ही है यूएस में। और आई विल सजेस्ट कि ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स पे अभी थोड़ी ना नजर पैनी गड़ा के रखो। इट विल, आई नो इट्स लुक वेरी टेम्पटिंग, बट स्टेइंग अवे विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। व्हाई? यार देखो ऑयल के प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बढ़ेंगे घटेंगे मैं नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ऑयल कंपनीज पे अभी इन्वेस्टमेंट करनी मेरे हिसाब से सही ऑप्शन नहीं होगा। और मैं गलत हो जाऊं तो इससे बेहतर क्या होगा, है ना। ऑयल पे मैं यार थोड़ा सा कंपनीज की कैश फ्लोज का वेट करूंगा, कि देखते हैं कैसे दिख रही है कंपनीज की कैश फ्लो, एंड देन फिर उसके हिसाब से मैं अपना प्लान बनाऊंगा ऑन ऑयल स्टॉक्स स्पेशली। अभी टेक के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे मेरी नजर नहीं है, ठीक है। मेरी नजर टेक एज एन इंडस्ट्री पे है, और कुछ फिनटेक स्टॉक्स में है। और जिन फिनटेक स्टॉक्स में है उनमें भी मैं बता दूं, मैं ओवर वैल्यूड या फिर जरा सा भाई रिचली प्राइस शेयर्स की तरफ अभी नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग एन कॉशियस अप्रोच राइट नाउ, है ना। सो दैट्स द रीजन। थैंक यू folks, market looks optimistic for upcoming week. Let's see what happens. Thank you, folks, for giving me your precious time. Stay away from these scams and fraud like the prop firm and the forex trading happening in India. है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप इंडियन मार्केट्स में नहीं कर सकते, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग आप इंडियन मार्केट्स में नहीं कर सकते। दे ऑल आर फ्रॉड, इवन द टॉप टायर ब्रोकर्स इन फॉरेक्स आर फ्रॉड। सो बोलोगे यार ये बाय बोलने के बाद भी कितना बता देते है ना।